इस सरकार को फिर से जिताओ। और अगर नहीं है, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये मैं कह रहा हूं तो रोंगटे खड़े इसलिए हो रहे हैं कि 2020 और 2021 की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जब कोरोना की इसी दहशत में और इसी काल में कई लोगों को गंगा में कई की लाशें तैरते हुए देखी गई, गंगा के किनारे कई लाशें दफनाए हुए इस ढंग से देखी गई, जिसकी तस्वीरें दुनिया के अलग अलग बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मैगजीन में हम लोग छपते हुए देखे। और हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, सब जगह लाइनों में खड़े हुए लोगों को भी देखा। क्या दिन क्या रात, 24 घंटे। यानी कि हम गर्व तो कर लें कि 142 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या के साथ हम नंबर 1 बन गए हैं पॉपुलेशन में, लेकिन हमारे पास वो सुविधा नहीं है। ये मानना होगा, इस देश के मोदी सरकार को मानना होगा, खुलकर मानना होगा कि हां हम गलत हैं यहां पर और अभी भी नहीं कर रहे हैं वो काम जो करना चाहिए। खैर, आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास थोड़ी सी चर्चा। और अगर राहुल गांधी ब्लू की जगह पर ग्रीन टी शर्ट में चले जाते तो अब गए राहुल, लेकिन अगर ग्रीन में चले जाते तो अतीक वतीक सब आ जाते क्या यहां पे? तब तो राजीव जी निश्चित तौर पे जो है फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो शुरू हो जाती। अब दिक्कत यह है कि व्हाट्सएप का जो लोगो है वो भी ग्रीन कलर का है। अब ये जो है वो समस्या इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिष्यों के सामने है कि ग्रीन कलर को जो है हरे रंग को किस तरीके से गालियां दें और उसी ग्रीन कलर का इस्तेमाल करके जो है वो उनकी सामग्री तैयार होती है, पूरी उनका जो है पूरा कोर्स वही तैयार होता है उस हरे रंग पे ही जाकर के। तो ये तो खैर रंगों का झगड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत दिनों के बाद अगर सफेद टी शर्ट के बजाय अगर नीला टी शर्ट पहना है तो शायद कोई एक संदेश देने की कोशिश निश्चित तौर पे की है राहुल गांधी ने। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से दांव चल रहे हैं ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और खासतौर से राजीव जी ऐसे समय में जिस समय जो दलित राजनीति के बड़े कहा जाए कि ठेकेदार या लंबरदार जो होते थे वो सब एक तरीके से इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं, सिर्फ प्रकाश अंबेडकर को छोड़कर। यानी मायावती भी जो है वो आप उनको इस समय भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में समझिए, उनसे अलग नहीं समझ सकते हैं आप। रामदास अठावले तो जो है वो लखैत बने ही हुए इस समय मोदी सरकार के अच्छे तरीके से, हर तरीके से, तो आप देख सकते हैं। तो यानी कि जिस तरीके से दलित राजनीति के जो बड़े लोग थे उन्होंने जिस तरीके से दलित राजनीति के साथ इस तरीके से कहा जाए छल किया, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो छल करेंगे, जिस तरीके से जो उनका वाक्य है उसे एक तरीके से कहा जाए तो चरितार्थ किया। ऐसे समय में अगर राहुल गांधी इस राजनीति की तरफ कुछ कदम बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक संदेश देने की कोशिश है। दूसरी बात राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो सिर्फ जाति की राजनीति नहीं है, और दलित राजनीति के जो जिन लोगों ने किया इस पे काम किया वो डॉक्टर अंबेडकर का जो मूल सिद्धांत था कि जाति तोड़ना है, उससे हट करके वो जाति की राजनीति करने लगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं वो जाति की राजनीति नहीं है, बल्कि जो जाति के आधार पर लोगों के साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की राजनीति जो वो है, जो वही सामाजिक न्याय की जो है मूल अवधारणा है कि जिस तरीके से अन्याय हुआ उस अन्याय को किस तरीके से पाटा जाए। आरक्षण भी जब संविधान में दिया गया तो इसलिए नहीं दिया गया किसी खास जाति को देना है, इसलिए था कि जिन जातियों के साथ सदियों तक अन्याय हुआ, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको आरक्षण देकर के आगे बढ़ाया जाए और जो एक सामाजिक खाई थी उसको जो पाटा जाए। और मुझे लगता है कि अगर इस आरक्षण की वजह से समाज के अंदर आपको अगर कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं तो वो इसी वजह से है कि उसकी अवधारणा जो थी वो मूल रूप से क्या थी। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए मूलतः जो अपने चरित्र में इस आरक्षण की विरोधी है, क्योंकि उनके यहाँ तो मनुस्मृति है, वहां तो सामाजिक न्याय का कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सामाजिक न्याय का और जो डॉक्टर अंबेडकर की राजनीति थी उसका एक कार्ड जो था वो जातियों की सोशल इंजीनियरिंग में निकाल दिया। और जिस तरीके से उसने जो है कि एक सिंबॉलिक राजनीति की हमारी मंत्रिमंडल में इतनी इस जाति का फला मंत्री है, इस जाति का फला मंत्री है,
तो ये उसने एक तरीके से सिंबॉलिक राजनीति करके जातियों के साथ जो अन्याय के प्रश्न थे उनको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जातियों के कुछ लोगों को मंत्री बना करके या उनको राजनीति में एक स्थान दे करके उसने जो था वो सामाजिक न्याय की राजनीति कहा जाता है किनारे कर दिया। राहुल गांधी अगर आज ओबीसी और जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप जब नीतियां बनाएंगे अपनी तो किस तरीके की नीति बनेंगी, अगर आपके सामने डाटा नहीं है तो निश्चित तौर पर यह वही जो है वो सामाजिक न्याय की ही राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो जातियों क्या सोशल इंजीनियरिंग ना होकर के वास्तव में जो सामाजिक न्याय की राजनीति है वही उस पर आगे चल रहे हैं। अब देखना यह राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति करती है, तो वो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति और राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की राजनीति जो जिस पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं लगातार जिस पर वो संदेश देने की तरीके से कोशिश कर रहे हैं, इसमें जो है किस तरीके से कौन खांचे में फिट बैठता है ये अब देखने वाली चीज होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से संदेश दे रहे हैं वो निश्चित तौर पे खासतौर से जो देखिए एक तो जो ओबीसी है वो कोई ओबीसी जो बना वर्ग वो जाति के आधार पर नहीं है। ओबीसी जो है वो शैक्षणिक और आर्थिक जो पिछड़ा आधार है उसको लेकर के है। ओबीसी में जो ब्राह्मण हैं और बनिए हैं उनकी भी बहुत सी उपजातियां शामिल हैं। तो ये जो कुल मिलाकर के पूरी सामाजिक न्याय की राजनीति जो है वो सामाजिक है, और ये जातियों का संघर्ष या जातियों की राजनीति मुझे लगता है कि नहीं है। अब देखना यह है कि इस पर कितना आगे बढ़ते हैं, कितना आगे जाते हैं, और इसका भारतीय जनता पार्टी क्या काट निकालती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का नाम तो लेना बंद कर दिया, ये तो बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने जहां कहा कि आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात नहीं कर सकती है, वो शोषण की राजनीति करती है, शोषण छोड़ सकती है, तो मुद्दों की बात नहीं कर सकती है। मुद्दों पर तो आना नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। अब कहा कि ओबीसी का अपमान किया, जैसा कि मैंने पहले भी किया था कि जब मंडल रिपोर्ट लागू हुई तो नारे लगते थे कि मंडल के 3 दलाल वीपी शरद पासवान, तो वीपी है नहीं, और शरद यादव और रामविलास पासवान के बंगले किस तरीके से बेइज्जत करके खाली करवाए गए इस सरकार के द्वारा, और रामविलास पासवान का मतलब सामान जो था वो तो उनके ना रहने के बाद सड़क पर पड़ा हुआ था, सबने देखा है किस तरीके से। तो ये जिस तरीके की राजनीति करते हैं तो ये सब चीजें सामने है। मुझे लगता है कि इनको इस स्तर पर भी बेनकाब की जाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि भाई आपकी जो टॉप सेक्रेटरीज है उनमें सिर्फ 7% लोग मतलब जो है मतलब ओबीसी, दलित और आदिवासी तीनों मिलाकर के सिर्फ 7% है, तो ये क्यों है आखिर? ये असंभव है। मुझे लगता है इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमने करी। दूसरी बात राजीव मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब कर्नाटक में एक और मसला शुरू हो गया है, एक गृह युद्ध चल रहा है सूडान में, वहां की सेना और सैनिक बलों के बीच में लड़ाई चल रही है, और वहां एक भारतीय की मौत हुई है उसमें, और 31 आदिवासी जो हैं कर्नाटक के वहां फंसे हुए हैं। अब उस पर सिद्धारमैया ने जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, उनको ट्वीट किया कुछ कीजिए, प्रयास कीजिए उनको वहां से लाने के लिए। जयशंकर जी ने जवाब दे दिया कि आप इस पर राजनीति मत करिए, वहां संकट है। अब सिद्धारमैया ने उस पर तंज किया कि बहुत बिजी है तो मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए वहां से लोग लेके आ सकता है। तो अब ये मसला जो है ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में मुसीबत बनने जा रहा है। अब लोग जो है साइड में वो नड्डा साहब का जो बयान है उसका जो है इसलिए पेश कर रहे हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था। तो भाई यूक्रेन और रूस का युद्ध जब मोदी ने रुकवा दिया था तो जो 31 आदिवासी कर्नाटक उनको लेके आने में क्या दिक्कत है? मोदी जी कहीं लेके आ जाए उनको। तो अब ये भी एक बड़ा मुसीबत जो है कर्नाटक में शुरू हो गई है। तो देखना होगा राजीव जी, बहुत दिलचस्प चीजें आगे आने वाले समय में होंगी। है बहुत चीज़ें जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं आने वाले समय में, और अलग अलग राजनीति के जो रूप हैं, रंग हैं, वो हम लोग देख रहे हैं।